गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 696 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस करें और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, और 10 अक्टूबर का एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सेवा का, और यूपी ट्रिपल एससी यानी लोअर सबऑर्डिनेट पैट का एग्ज़ाम है अभी इसी महीने में 24 अगस्त को। ठीक है, जो 20 अगस्त को होने वाला था उसकी डेट 4 दिन बढ़ाकर 24 अगस्त कर दिया है। तो इन सभी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था, बताइए। टोपरा है हरियाणा में और मेरठ यूपी में। यहाँ से 2 अशोक के स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने क्षेत्र निर्माण से भी अधिक महत्व दूसरे भवनों को पुनः स्थापित कराने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभ लेखों को मेरठ और टोपरा से जो है दिल्ली लाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जैन कवि जिन प्रभा सूरी किसके दरबार से संबंधित थे, बताइए। जैन कवि जिन प्रभा सूरी किसके दरबार से संबंधित थे? देखिए, जैन कवि जिन प्रभा सूरी का संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो जैन कवि जिन प्रभा सूरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है कई वर्षों तक रहे, और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया, और वह कई धर्मों को मानता था। इनमें से किसने गुलरुखी उपनाम से कई कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से कई कविताओं की रचना करने वाला कौन था? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने, देखिए, लोदी वंश के सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज के इस्तेमाल की शुरुआत की, और उसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखी। ठीक है, और इसका शासनकाल जो है 1489 से 1517 तक। सिकंदर लोदी का इम्पोर्टेंट काम है 1504 में आगरा नगर की स्थापना करना और उसे जो है अपनी सल्तनत की राजधानी बनाना। चले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो कौन है? 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की? ठीक है, सिकंदर लोदी ने। कब की? 1504 में। तो सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा शासक था। वह बहलोल लोदी का छोटा बेटा था। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था निजाम खां। वह 17 जुलाई 1489 में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की नींव डाली और उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी चंद्रभान ब्राह्मण को नहीं कहा गया, आबू तालिब कलीम को नहीं कहा गया, अमीर खुसरो को नहीं कहा गया, अमीर हसन ए दहलवी को कहा गया है। तो अमीर हसन बलबन के काल का प्रसिद्ध विद्वान था। फवायद उल फवाद इसकी जो है प्रसिद्ध कृति है अमीर हसन की। अमीर हसन ए दहलवी उच्च कोटि का गजल रचयिता था। इसे भारत का सादी कहा जाता था। ठीक है, देखिए, इसने बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है, और दूसरी विशेषता है कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल बनवाया था राजा मान सिंह ने। तो ग्वालियर में स्थित है गुजरी महल, भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है, और यह जो इमारत है वास्तविक रूप से एक महल थी जिसका निर्माण राजा मान सिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था, जो एक गुजर थी। अतः इस महल का नाम जो है गुजरी महल पड़ गया, और वर्ष 1922 में पुरातत्व विभाग द्वारा इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। तुगलकाबाद का किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। उपर्युक्त को कालानुक्रम सजा दीजिए। देखिए, अगर इन्हें इमारत या भवन के तौर पर या ठीक है उस तरह देखोगे तो गलत हो सकता है, लेकिन इस तरह सोचिए, शासनकाल के तौर पर सोचिए। ठीक है, जैसे तुगलकाबाद तो तुगलक वंश में बना होगा, लोधी गार्डन लोधियों का होगा, कुतुब मीनार ठीक है गुलामों की हो गई, और फतेहपुर सीकरी किसकी, मुगलों की। तो सबसे पहले इसमें क्या लग रहा है, फतेहपुर सीकरी पहले है या कुतुब मीनार पहले है? देखिए, सबसे पहले आना चाहिए यहाँ पर 1200 की कहानी, यानी 1206 की हो गई कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, नींव रखवा के चले गए, फिर इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो सबसे पहले 3 आ जाएगा। अब 3 एक में 2 में है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो इनको हटा दीजिए। ठीक है, गुलाम पहले आए, उसके बाद तुगलक उगलक आए। ठीक है, फिर सैयद लोधी बाद में आया, सैयद के बाद ही लोधी आया। अब यहाँ तुगलक हो गया 1200 का, अब 1300 का हो गया लोधी। ठीक है, और 1400 के हो गए तुगलक वंश, और ये 1556 में आ जाएगा मुग़ल, मतलब बाबर की कहानी है। 1556 से 1605 फतेहपुर सीकरी बाबर नहीं तो सॉरी अकबर नहीं तो बनवाई, अकबर आ जाएगा 1556 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर, 3 1 2 और 4 बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 25 के बीच में तुगलक वंश की स्थापना के बाद जो है दिल्ली में एक नगर की स्थापना की उसने, और उसका नाम रखा तुगलकाबाद। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण करवाया। ठीक है, बात करें लोधी गार्डन की, तो लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में निर्मित हुआ, यानी 1451 से 1526। और कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 के बीच में किया, और यह इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 के कार्यकाल में पूरी करवा दी। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण कार्य जो है अकबर द्वारा करवाया गया, और 1556 से लेकर 1605। तो सबसे पहले कुतुब मीनार आ गई 1200 वाली, फिर आ गया है तुगलकाबाद। ठीक है, 1300 का, उसके बाद लोधी गार्डन 1400 का, और उसके बाद 1500 में आ जाएगा फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा। तो ये कुछ इस तरह 12 13। ठीक है, ये है 13, ये नहीं है। ठीक है, ये 14 है और ये है 15। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? बताइए, इलबरी, खिलजी, तुगलक या लोधी? विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक वंश। तो विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा जो है अब्बासी खलीफाओं ने फ़ारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। देखिए, राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था, और तुगलक काल मुस्लिम भारतीय विरासत का स्वर्ण काल था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में या समय में वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। ठीक है, तो तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी है? मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी है बताइए? तुर्की या फारसी? तुर्की नहीं, फारसी है। तो मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा जो है फारसी थी। मुगल काल में सभी काम जो है फारसी भाषा में होते थे, और अकबर के आदेश से ही बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, याद रखना। अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मुगलों की अदालत की भाषा बता दीजिए, वो तो राजकाज की भाषा हो गई। देखिए, अदालत की भी भाषा वही है जो उनकी दरबार की भाषा है, राजकाज की भाषा है, मतलब फ़ारसी। तो मुगलों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी, और न्याय सहित राजकाज के काम के सभी कार्य भी फ़ारसी में ही संपन्न किए जाते थे। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फ़ारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने।
तो अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद मुफरीह उल कुतुब के नाम से ताजुल माली द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुल रहीम खान ए खाना का। तो अब्दुल रहीम खान ए खाना का नाम हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण रहा है। अब्दुल रहीम खान ए खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था और इनके पिताजी का नाम था बैरम खान तथा माताजी का नाम था सुल्ताना बेगम। देखिए, मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की उसकी मिसाल विरले ही मिल सकेगी। ठीक है, रहीम जी की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा और इन दोहों में नीति परक का विशेष स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज ये 13वां प्रश्न है। शाहजहांनामा का लेखक कौन है, बताइए। क्या शाहजहांनामा का लेखक शाहजहां है? देखिए, होगी तो शाहजहां की है, ठीक है, कथा या आत्मकथा, लेकिन इसका लेखक शाहजहां नहीं है। गुलबदन बेगम ने तो लिखी थी हुमायूं नामा। अब्दुल हमीद लाहौरी या इनायत खान, बताइए। इनायत खान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो शाहजहांनामा एक ऐतिहासिक रचना है जिसे विद्वान इनायत खान ने लिखा था और यह मुग़ल काल की कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराती है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना की थी बाबर की बेटी ने। और बाबर का बेटा कौन है? खुद हुमायूं, और हुमायूं का अकबर, यानी हुमायूं की बहन हो गई वो। ठीक है, हुमायूं की बहन कौन? गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा प्रसिद्ध मुग़ल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। इस पुस्तक में हुमायूं को बहुत ही विनम्र और नेक स्वभाव का बताया गया है। ठीक है, बहन ने लिखी है तो बताया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का जो एक बाबर की आत्मकथा है, ठीक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है लेडेन और रस्किन ने। ठीक है, लेडेन और रसिकन ने। तो बाबरनामा मुग़ल बादशाह बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था, जबकि मुग़लों की राजकाज की भाषा क्या थी? फारसी। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि में यह ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अनुवाद जो है कई भाषा में हो चुका है। लेडेन और रशिकन ने बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया और बाबरनामा की यह विशेषता है कि बाबर ने इसमें अपने चरित्र का इतना रोचक चित्र प्रस्तुत किया है कि इसे पढ़ने वाला आश्चर्य में पड़ जाता है। बाबर ने इसमें अपने जीवन की अनेक घटनाओं को विस्तार से लिखा है। क्या क्या घटनाएं हैं बाबर के जीवन की? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, ठीक है, फिर 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु। तो ये 15 प्रश्न थे मेडाइवल हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।